स्वागत है आपका माइनिंग ज्ञान में। ये हमारा माइंड सेट के एमसीक्यू की सीरीज थी, ये उसका नेक्स्ट लेक्चर है। चलिए शुरू करते हैं फिर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एनी लीव नॉट टेकन बाय अ पर्सन ड्यूरिंग टू विच ही इज एंटाइटल्ड इन एनी वन कैलेंडर ईयर शैल बी एडेड टू द लीव टू बी अलाउड टू हिम ड्यूरिंग। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यक्ति को जो लीव मिलनी चाहिए थी, जिसका वो हकदार था, मान लीजिए उसको लीव नहीं मिलती है, तो लीव आगे ऐड हो जाएगी, तो वो कहाँ ऐड होगी? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ऑप्शन नंबर बी द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ऑप्शन नंबर सी द सक्सीडिंग कैलेंडर ईयर, ऑप्शन नंबर डी द प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर। तो पहले आप लोग इसका जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का। इसको करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी द सक्सीडिंग कैलेंडर ईयर। तो देखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि कोई भी जो लीव होती है, मान लीजिए वो व्यक्ति उस लीव को नहीं लिया उस साल में, जिस साल उसको लीव मिली थी, तो लीव कैंसिल नहीं होती या फिर लैप्स नहीं करती, आगे उसके क्या होते हैं नेक्स्ट ईयर में वो ऐड हो जाती है। इस तरीके से वो लीव कभी लैप्स नहीं करती, बल्कि उसका जो ईयर होता है वो सक्सेसिव ईयर में आगे ऐड हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, power of central government to make regulations is given in which of the following section? तो आपके क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि केंद्र सरकार को रेगुलेशन बनाने की जो शक्ति है वो निम्न में से किस सेक्शन से प्राप्त हुई है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 55, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 56, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 57, ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 58। हाँ सुमन, सही है एकदम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 57। ध्यान रखिएगा कि केंद्र सरकार को रेगुलेशन बनाने की पावर मिलती है, वो उसको मिलती है सेक्शन 57 से। जो हमारा कोल माइंस रेगुलेशन है 2017 वाला, उसको भी इसी के तहत बनाया गया है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार निम्न में से किस सेक्शन का प्रयोग करके रूल्स बना सकती है। रूल्स मतलब हो गया आपका, वो चाहे माइंस रूल हो, रेस्क्यू रूल हो, क्रेच रूल हो, वीटी रूल हो, व्हाटएवर, जितने भी रूल्स फॉर्म होते हैं वो इसी सेक्शन का प्रयोग करके फॉर्म होते हैं। तो ये तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 58, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 59, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 61, ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 61A। राइट आंसर है, राइट आंसर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 58। ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार के जो रूल्स होते हैं, चाहे वो मान लीजिए आपका क्रेच रूल हो, बीटी रूल हो, या फिर आपका माइंस रूल हो, रेस्क्यू रूल हो, वो सब सेक्शन 58 के तहत बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आप जवाब बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी चैप्टर 9, ऑप्शन नंबर सी चैप्टर 8, ऑप्शन नंबर डी चैप्टर 7। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चैप्टर 8। तो ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 62 का उल्लेख जो है वो माइंस एक्ट के चैप्टर नंबर 8 में किया गया है। ये क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन घुमा के एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसको इसलिए आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम में कई बार क्या करता है कि सिंपलेस्ट क्वेश्चंस को भी घुमा के पूछ लेता है, अब वहां पर आप लोग जवाब नहीं दे पाते। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 62, abstracts is in section 61 will not be posted in which of the following language। अब देखिए यहाँ पर ये समझिए पहले, ये एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता क्या है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है उसका लघु अंश, यानी सारांश जिसे कहते हैं। सेक्शन बाय एक्सेप्ट का जो सारांश होता है एब्स्ट्रैक्ट्स का, चाहे वो माइंस रूल का हो या फिर माइंस एक्ट का हो, या फिर क्या होता है आपके बायलॉज का जो सारांश होता है, वो सारे जो सारांश होते हैं वो निम्न में से कौन सी भाषा में पोस्ट नहीं किए जा सकते अकॉर्डिंग टू माइंस एक्ट। माइंस एक्ट के अनुसार वो निम्न में से कौन सी भाषा में पोस्ट नहीं किए जा सकते।
क्वेश्चन आपको समझ में आया? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इंग्लिश, ऑप्शन नंबर बी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी लैंग्वेज में बी प्रिस्क्राइब, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। देवाशीष एकदम सही आंसर है आपका, वेरी गुड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए ध्यान रखिएगा कि वहां पर माइंस एक्ट में ऐसा नहीं कि आप हिंदी में उससे पूछ नहीं कर सकते, चिपका नहीं सकते। बस माइंस एक्ट में ये लिखा होगा कि इंग्लिश के अलावा जो भी भाषाएं होंगी वो स्पेसिफिकली वहां प्रिस्क्राइब की जाएंगी। और उसके क्या होते हैं जो स्टैंडर्ड वो क्या होगा कि मान लीजिए उस माइंस में अधिकांश लोग हिंदी बोलने वाले हों, या फिर वो माइंस जो है वो किसी हिंदी भाषा राज्य में पड़ती हो, केवल उसी कंडीशन में वहां पर हिंदी में भी उसको लिखा जाएगा। मान लीजिए वो माइंस पड़ती है आपकी उड़ीसा में, तो वहां पर हिंदी की जगह उड़िया का भाषा का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को कि जिस भी राज्य में माइंस होगी या फिर जिस भी जगह माइंस होगी उसी जगह की लोकल लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे वहां पर। तो हिंदी भी हो सकती है, उड़िया भी हो सकती है, या फिर उर्दू भी हो सकती है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 62 फिर सेक्शन 52 any person wishes to take leave shall inform the manager how many days before his leave begins। यानी कि सेक्शन 52 के तहत यदि कोई व्यक्ति छुट्टी चाहता है तो उसे कितने दिन पहले कम से कम मैनेजर को इन्फॉर्म करना होगा। जल्दी से आप इसका आंसर बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 15 डेज, ऑप्शन नंबर बी 20 डेज, ऑप्शन नंबर सी 7 डेज, ऑप्शन नंबर डी 30 डेज। जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। और उत्तर नहीं आया क्या? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 15 डेज। तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति जो 22 का जो एम्प्लॉई है यदि वो अपने ईएल का प्रयोग करना चाहता है, जो उसकी अर्न लीव है उसका उसका वो उसको छुट्टी लेना चाहता है उसके, तो उसके लिए उसे कम से कम 15 दिन पहले लिखित में मैनेजर को इन्फॉर्म करना होगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन बनती है कि मान लीजिए उस व्यक्ति को किसी अपनी बीमारी से रिकवर होने के लिए वो छुट्टी लेना चाहता है, उस कंडीशन में जो टाइम फ्रेम है वो कम भी हो सकता है, कम दिनों का इन्फॉर्मेशन देकर भी जा सकता है। मान लीजिए उसने 15 दिन की जगह पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दी 10 दिन पहले, उसके बाद चला गया वहां से, वो भी चल जाएगा यदि वो जो छुट्टी चाहता है वो अपनी किसी बीमारी से रिकवर होने के लिए चाहता है। समझ में आपकी चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच इट शैल बी लॉफुल फॉर मोर माइंस देन वन टू बी अंडर अ सिंगल मैनेजर इज गिवन इन। यानी कि वो कौन से क्या होते कंडीशंस होंगी जब ये न्याय संगत होगा कि किसी एक माइंस जो है, कोई एक से अधिक माइंस जो है किसी एक मैनेजर के अधीन की जाए। तो कंडीशंस के बारे में निम्न में से किस सेक्शन में बताया गया है? जब एक से ज्यादा माइंस किसी एक व्यक्ति के हाथ में, किसी एक मैनेजर के हाथ में दी जा सकती है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 57 का क्लॉज ई, सेक्शन ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 57 का क्लॉज एफ, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 57 का क्लॉज जी, ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 57 का क्लॉज एच। देवाशीष आपका आंसर कौन से क्वेश्चन का कर रहा है आंसर ये 7th वाले का? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 57 का जी। ध्यान रखिएगा वो कंडीशन जिसके तहत किसी एक व्यक्ति को एक से अधिक माइंस का मैनेजर अपॉइंट किया जा सकता है, तो वो उसके कंडीशंस है उसके बारे, हाँ ठीक है ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर होगा 57 का जी। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्लॉज एल ऑफ सेक्शन 57 for prohibiting the employment in a mine either as manager or in any other capacity of any person except person paid by the owner of the mine and directly answerable to the। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि माइंस एक्ट के सेक्शन 57 के क्लॉज एल के अनुसार किसी भी व्यक्ति के माइंस में कार्य करने से रोका जा सकता है, चाहे वो मैनेजर की पोस्ट पे हो या किसी और पोस्ट पे हो। सिर्फ एक कंडीशन है कि जब उसे रोका नहीं जाएगा, जब या तो उस व्यक्ति को है ओनर क्या बोलते हैं पे करता हो, और साथ ही साथ वो डायरेक्टली आंसरेबल हो किसके लिए। देखिए ध्यान रखिएगा यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है क्लॉज एल के रेफरेंस में पूछा गया है, सेक्शन 57 के क्लॉज एल के रेफरेंस में। इसका राइट आंसर क्या होगा?
किसी भी व्यक्ति को हम कार्य पे लगा सकते हैं एज मैनेजर या किसी और पोस्ट में यदि वो सीधे तौर पे आंसरेबल किसके लिए हो। देखिए सही आंसर है इसका डी, सही है, सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओनर और मैनेजर। ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो इस क्लॉज के रेफरेंस में पूछा गया है। बाकी आप जनरली अगर बात करेंगे तो डायरेक्टली आंसरेबल होता है वो सिर्फ मैनेजर के लिए, मैनेजर ऑफ द माइंड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इस क्लॉज में मेंशन किया गया है कि वहाँ वो ओनर और मैनेजर दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए यहाँ पे आंसर है। बाकी जो नॉर्मल आंसर होगा इसका सिंपली पूछता है, तो यहाँ कुछ नहीं दिया होगा क्लॉज वैल्यू या कुछ भी, वैसी कंडीशन में उसका आंसर होगा मैनेजर ऑफ द माइंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है the number of times the leave may be taken under section 52 in a calendar year is not more than। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेक्शन 52 के तहत किसी एक कैलेंडर ईयर में कितने से अधिक बार आप छुट्टियां नहीं ले सकते। नंबर ऑफ टाइम्स पूछ रहा है, ताकि डेज है ना। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेक्शन 52 के तहत आप एक वर्ष में, एक कैलेंडर ईयर में कितने से अधिक बार छुट्टियां नहीं ले सकते। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 3 times, ऑप्शन नंबर बी 4 times, ऑप्शन नंबर सी 2 times, ऑप्शन नंबर डी 10 times। तो वहां पर डेज नहीं है, ये टाइम्स है, 10 times है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। ऑप्शन नंबर डी जो है वो 10 times है, ना कि क्या बोलते हैं डेज है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। राइट आंसर है नंबर ताकि नंबर ऑफ इस को नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर ये क्लास नहीं है क्लॉज है, यहाँ पर ये यहाँ पर क्लॉज दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्लॉज डी ऑफ सेक्शन 58 requires maintenance of suitable room for children if any woman is employed on any day off। यानी कि पूछ रहा है कि सेक्शन 58 के क्लॉज डी के अनुसार हमें एक सुटेबल रूम तैयार करना होगा बच्चों के लिए यदि वहां पर कभी भी महिलाएं एम्प्लॉयड हों किसी एक दिन में। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं आपके, ऑप्शन नंबर ए सक्सीडिंग कैलेंडर ईयर, ऑप्शन नंबर बी प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, ऑप्शन नंबर सी प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर, ऑप्शन नंबर डी सक्सीडिंग 12 मंथ्स। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अभी लोग का आंसर देना, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। देवाशीष बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। ध्यान रखिएगा कि माइंस एक्ट के अनुसार यदि किसी माइंस में किसी भी एक दिन में 12 महीने के पहले, बिफोर 12 मंथ्स, 12 महीने के समय से पहले, 12 महीने के बीचों बीच किसी भी एक दिन में यदि महिलाओं ने कार्य किया है, उसमें वहां नंबर्स मेंशन रहते हैं, 10 महिलाएं, 20 महिलाएं या 100 महिलाएं, उस हिसाब से आप वहां पर रूम का स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, उस हिसाब से काम होता है। तो मान लीजिए किसी एक दिन में इतनी महिलाओं ने कार्य किया तो आपको उतनी महिलाओं पर एक क्रैश रूम रखना पड़ेगा। किसके लिए, उनके बच्चों के लिए। और बच्चों की जो आयु होगी वो 6 वर्ष से कम होगी, यानी किसी महिला के 6 वर्ष से कम बच्चे हैं, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, तो उसके आपको बच्चों के लिए एक क्रैच रूम या फिर बाल रूम, बच्चों के लिए रूम तैयार करके रखना होगा। ध्यान रखिए इस चीज को। यहाँ बच्चों की आयु एज भी पूछ सकता है, तो 6 ईयर्स, लेस देन 6 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है according to clause J of section 58 for prohibiting the employment in mines of persons or any class of persons who have not been certified by a qualified medical practitioner that is near to have completed their। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि क्लॉज जे के सेक्शन 58 के तहत
किसी भी व्यक्ति को कार्य करने नहीं दिया जाएगा जब तक उसे सर्टिफाई ना किया जाए किसी क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा कि उसने अपनी जीवन के, अपनी आयु के इतने वर्ष पूरे कर लिए हों। तो कितने वर्ष होती है इसकी आयु जिसके बाद ही उसे कार्य पर लगाया जाएगा? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 15 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी 16 ईयर, ऑप्शन नंबर सी 17 ईयर, ऑप्शन नंबर डी 18 ईयर्स। तो आपको बताना है कि कोई व्यक्ति, कोई एम्प्लॉय कितने वर्ष की आयु पूरी कर ले तब उसे एक ट्रेनी या फिर एक एम्प्लॉय की तरह लगाया जा सकता है किसी काम में। उसे सर्टिफाई कौन करता है? क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, कि उसकी आयु इतनी हो चुकी है। चलिए इसका राइट आंसर है, हाँ जब आंसर राइट सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 15 ईयर। सुदीप्ता, एक्चुअली बात यह है, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये क्लॉज जे के सेक्शन 58 के रेफरेंस से पूछा गया है, तो इस कारण से आपका जो आंसर है ये गलत हो जाता है। यहाँ पर शायद एक चीज मिस हो गई है। माइंस ऑफ एनी क्लास ऑफ पर्सन लिखा हुआ है ना यहाँ पर। एनी क्लास ऑफ पर्सन मतलब इसमें ट्रेनिंग भी आते हैं। एनी क्लास ऑफ पर्सन में यहाँ पर अप्रेंटिस ट्रेनिंग भी आते हैं, तो उनकी एज के बारे में बात पूछ रहा है। बाकी जो माइंस की एम्प्लॉय की मिनिमम एज वो 18 साल होती है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ एनी क्लास ऑफ पर्सन, तो एनी क्लास ऑफ पर्सन में ट्रेनिंग भी आते हैं, तो उनकी जो एज है वो इस सेक्शन में बताई गई है 15 ईयर्स। अपने आयु के 15 साल उसने पूरे कर लिए उस कंडीशन, मतलब 15 पूरे तो 16 लग गया, वो 16 का हो गया, वो 16 का हो गया, तो अब वो एज ए ट्रेनी माइंस में वर्क कर सकता है। ध्यान रखिएगा इस सेक्शन के रेफरेंस में इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ना कि डी। ये समझ में आया आपको क्वेश्चन? ये स्पेसिफिकली इसके रेफरेंस से पूछा जा रहा है सेक्शन 58 क्लास जे के तहत, और यहाँ लिखा है क्लास ऑफ पर्सन, तो क्लास ऑफ पर्सन में ट्रेनी भी आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 60 एनी, यहाँ पर रेगुलेशन होगा, रेवोल्यूशन नहीं है, एनी रेगुलेशन so made shall be sent to the said committee for information and shall not remain in force for more than, यानी कि सेक्शन 60 के तहत जो भी रेगुलेशन बनाए जाएंगे वो कमेटी के पास इन्फॉर्म करने के लिए भेजे जाएंगे। कमेटी बता जाए कि हमने रेगुलेशन बनाया है, और वो कितने समय से अधिक फोर्स में नहीं रहेंगे। यदि कमेटी उसे मंजूर नहीं करती है तो कितने समय से अधिक समय तक वो फोर्स में नहीं रहेंगे। क्वेश्चन समझ में आया आपको? मान लीजिए इमरजेंसी में माइंस की सेफ्टी को देखते हुए केंद्र सरकार ने कोई रेगुलेशन बनाया नया, और उसे क्या बोलते हैं कमेटी के पास भेजा कि आपसे मंजूर कर दीजिए, तो कितने समय तक वो फोर्स में रहेंगे जब तक कमेटी उसे मंजूर नहीं करती? अधिकतम कितने समय तक रहेंगे फोर्स में? तो अधिकतम ये फोर्स में रहेगा 12 महीने तक। 12 महीने के बाद यदि कमेटी उसको अप्रूव नहीं करती है तो ऑटोमेटिक ही वो रेगुलेशन है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ में आया कुछ चीज? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अब इसका आंसर बताइएगा। बाई लॉज, BYE होगा, बाई लॉज आर गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ माइंस। बाई लॉज के बारे में निम्न में से किस माइंस एक्ट के सेक्शन में बताया गया है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 61, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 61A, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 63, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 64। तो आपको बताने इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए और कोई जवाब देगा इसका? जल्दी से होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 61। तो ध्यान रखिएगा कि बाईलॉज जो होते हैं वो सेक्शन 61 के तहत बनाए जाते हैं, उसी के अधीन उसको फोर्स किया जाता है, बनाया जाता है ना। इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर सेक्शन 61 और 61A में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 61, मतलब ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 61। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू माइंस एक्ट बायलॉज आर नॉट मेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बायलॉज निम्न में से किसके लिए नहीं बनाए जाते हैं माइंस एक्ट के अनुसार। इसमें पूछा गया माइंस एक्ट के अनुसार बायलॉज निम्न में से किसके लिए नहीं बनाए जाते हैं, नॉट लिखा हुआ है ना। तो पहला ऑप्शन है फॉर यूज ऑफ एनी पार्टिकुलर मशीनरी, ऑप्शन नंबर बी
for adaptation of a method of working in mind. Option number C, SOP for purchasing continuous miner. Option number D, all of the above. देखिए इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा। बाय लॉज निम्न में से किसके लिए नहीं बनाए जाते अकॉर्डिंग टू माइंस एक्ट? क्वेश्चन ये है। तो इसका राइट आंसर सब बताइए जल्दी से क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एसओपी फॉर परचेजिंग कंटिन्यूअस माइनर। ध्यान रखिएगा इस चीज को कि बायलॉज जो होते हैं वो किसी भी कंटिन्यूअस मशीन को खरीदने के लिए एसओपी तैयार करना माइंस एक्ट में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही है आपका आंसर, करुणाकर। करुणाकर, आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 63 डज नॉट से अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सेक्शन 63 में निम्न में से किसके बारे में नहीं बताया गया है, नहीं पूछा गया है ना। डज नॉट से अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। तो ऑप्शन नंबर ए है चीफ इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर बी रीजनल इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर सी एनी पर्सन ऑथराइज्ड अंडर सेक्शन 8, ऑप्शन नंबर डी इंस्पेक्टर। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और कोई? तो इसका राइट आंसर है रीजनल इंस्पेक्टर। तो ध्यान रखिएगा सेक्शन 63 में है ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में है। सेक्शन 63 में ऑब्स्ट्रक्शंस के बारे में बताया गया है। वहां पर क्या बताया गया है कि चीफ इंस्पेक्टर एनी पर्सन ऑथराइज्ड अंडर सेक्शन 8, इंस्पेक्टर को यदि कोई रोकता है उस पर फाइन और जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जेल का और जुर्माने का प्रावधान पे किया गया है। या फिर कोई डॉक्यूमेंट उसका सामने प्रोड्यूस नहीं करता तो उसमें फाइन का प्रावधान किया गया है। लेकिन वहां कहीं भी आरआई का उल्लेख नहीं किया गया है, रीजनल इंस्पेक्टर का उल्लेख नहीं किया गया है। चलिए तो नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर हु एवर होगा, यहाँ पर हु एम आई नहीं लिखा हो, हु एवर होगा क्वेश्चन में। हु एवर refuses to produce on the demand of a chief inspector or inspector any register or document in pursuance of this act shall be punishable with। यानी कोई यदि रिफ्यूज करता है किसी तरह का डॉक्यूमेंट चीफ इंस्पेक्टर मांगते हैं जो कि इस एक्ट के तहत मेंटेन करना जरूरी था या फिर लीगल था, तो और नहीं देता है वो अगर चीफ इंस्पेक्टर को, तो उस पर कितने रुपए का फाइन लगाया जाएगा। आपको बताना है कि यदि चीफ इंस्पेक्टर किसी डॉक्यूमेंट की मांग करते हैं अब वो नहीं दिया जाता तो उन पर कितने रुपए का फाइन लगाया जाएगा। तो सभी लोग को इसका आंसर करना है, जल्दी से करें। इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फाइन ऑफ 300 रुपीज। ध्यान रखिएगा यदि कोई व्यक्ति चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के मांगने पर कोई डॉक्यूमेंट कोई रजिस्टर प्रोड्यूस नहीं करता है जो कि माइंस एक्ट के तहत उसे मेंटेन करना कंपलसरी था, ऐसी कंडीशन में चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर उस पर 300 रुपए का फाइन लगा सकते हैं। हालांकि ये 1952 के हिसाब से बहुत हैवी अमाउंट था, अभी चेंज हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर व्हाट इज द टर्म, यहाँ पर व्हाट होगा या विच नहीं होगा। What is the term? What is the term of imprisonment for a person who uses a certificate of fitness of any other person under section 65? यहाँ पूछ रहा है यदि कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति का फिटनेस सर्टिफिकेट अपने लिए प्रयोग करता है उसे कितने समय की जेल हो सकती है। सिंपल सा सवाल है। देखिए चेंज अमाउंट आपका एक कोड है आपका 2020 का, उसे 29 सितंबर 2020 को पब्लिश किया गया था, उसमें आपको ये मिल जाएगा। आप जानेंगे उसको क्या कहते हैं, वर्किंग कुछ ऐसा, उसका लंबा सा नाम है, वर्किंग कंडीशंस कोड।
उसमें माइनिंग के अलावा 13 इंडस्ट्रीज के बारे में उसके ख्याल से बताया गया है। उसमें आपको पूरा चीज मिलता है, पूरा चार्ट बना हुआ है। वर्किंग कंडीशंस कोड या ऐसा कुछ है, ऑक्यूपेशनल वर्किंग कंडीशंस कोड, उसमें आपको मिल जाएगा वो सब चीज। जितना भी अमाउंट चेंज हुआ है उसमें मेंशन किया गया है। और उसमें क्या किया गया है कि आपका जो चीफ इंस्पेक्टर है उसके नाम को भी चेंज कर दिया गया है। उसको लाया गया है माइंस एक्ट के बिहाफ पे, मतलब माइंस एक्ट को खारिज करके उसे लाया गया है 29 सितंबर 2020 को। लेकिन अभी तक वो फोर्स में नहीं आया है, अभी माइंस एक्ट ही चल रहा है आपका। जब वो फोर्स में आ जाएगा तो ये माइंस एक्ट आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको वही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी वो फोर्स में नहीं आया तो इसलिए आपको यही पढ़ना पड़ेगा। तो आपको मिल जाएगा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ हैजार्ड कोड 2020, ये उसका नाम है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 मंथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, falsification of records is given in which of the following section। आपको बताना है कि फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में निम्न में से किस सेक्शन में उल्लेख किया गया है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में निम्न में से किस स्थान पे मेंशन किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 64। तो ध्यान रखिएगा कि यदि कोई व्यक्ति नौकरी पाने के लिए या फिर किसी और कारण से अपने झूठे रिकॉर्ड्स पेश करता है, उसके लिए फाइन का प्रावधान किया गया है, जिसमें फाइन है 1000 रुपीज या फिर 3 महीने की जेल। हालांकि अभी ये चेंज हो चुका है, अब इसके यहाँ पे जो नया ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड आया है उसमें इसका जो फाइन का अमाउंट है उसे 1 लाख रुपए कर दिया गया है। जेल वही 3 महीने की है, लेकिन जो उसका जो फाइन का अमाउंट है उसे अब नए कंडीशन में 1 लाख रुपीज कर दिया गया है। हालांकि अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसे बता रहा हूँ, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। What is the term of imprisonment in fine under section 64? देखो यहाँ पर एंड होगा, इम्प्रिजमेंट एंड फाइन अंडर सेक्शन 64। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेक्शन 64 के अनुसार कैद और जुर्माने का जो समय अवधि है वो क्या होगी, क्या अमाउंट है और क्या समय अवधि है जेल की। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 6 months and 1000 rupees, ऑप्शन नंबर बी 3 months and 2500 rupees, ऑप्शन नंबर सी 3 months and 1000 rupees, ऑप्शन नंबर डी 6 months and 2500 rupees। तो आपको बताने इसका राइट आंसर क्या होगा सेक्शन 64 के रेफरेंस में। अच्छा, इसका आंसर तो मैंने ही बता दिया था पिछले क्वेश्चन में। चलिए ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3 months and 1000 rupees। जो भी क्लास सही से सुनता है उसको इसका आंसर पता चल गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। Which of the following is not a silent feature of Mines Act of 1901? निम्न में से कौन 1901 के माइंस एक्ट की एक विशेषता नहीं है, उसमें दिया गया एक प्रावधान नहीं है। जल्दी से बताइए इसके ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन नंबर ए, इंस्पेक्टर्स वेयर empowered to enter and inspect mines accident। ऑप्शन नंबर बी, employment of competent mining staff is required। ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट was empowered to frame, यहाँ फ्रेम होगा, फेम नहीं होगा, फ्रेम rules for regulating work in mines। ऑप्शन नंबर डी, penalties were prescribed for contravention of various provision of acts। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर निम्न में से क्या होगा। जल्दी से आप इसका जवाब दीजिए, जल्दी से। किसका आंसर बता रहे हैं आप लोग। देवाशीष, ये सी किसका आंसर है। आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा चारों ऑप्शंस में।
देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट माइनिंग सरदार इज रिक्वायर्ड। तो ऐसा कुछ नहीं है, माइंस एक्ट जो 1901 का आया था उसमें बताया गया था कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट मैनेजर इज रिक्वायर्ड। वहां पर मैनेजर की पहली बार ऐसा किया गया था कि आपको किसी भी माइंस में कम से कम मैनेजर की जो नियुक्ति है वो अनिवार्य कर दी गई थी 1901 में, और ये हमारे देश में लागू होने वाला पहला माइंस एक्ट, इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। अब आप मुझे बताइए कि ये कब लागू हुआ था, इसके लागू होने की तारीख क्या थी, जल्दी से मुझे बताइए इसका, ये कब फोर्स में आया था, कब इम्प्लीमेंट हुआ था। 1901 का जो माइंस एक्ट है ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए कि 1901 का माइंस एक्ट कब इम्प्लीमेंट हुआ। चलिए इसका राइट आंसर है 22 मार्च 1901। ये 22 मार्च 1901 को फोर्स में आया था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए एग्जाम्स में कौन सा माइंस एक्ट कब फोर्स में आया, कब फॉर्म हुआ, कब इनेक्ट हुआ, ये सब क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो माइंस में पूछ लेता है एग्जाम में। ये माइंस एक्ट के इजीएस्ट क्वेश्चन है, इसमें कम से कम गलती मत करिएगा। चलिए ठीक है, ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। देखिए इसका आंसर मैं बताया हूँ आपको, 22 मार्च 1901। ध्यान रखिएगा, पिछले क्वेश्चन का राइट आंसर है कब फोर्स में आया, ये आया था 22 मार्च 1901।